सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका स्वागत है। दैट इज चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। कल हमने इसके 2 पेजेस किए थे। दूसरा पेजेस तो भाई आधा चार्ट से ही भरा हुआ था, तो दूसरे पेज पे हमने इंपॉर्टेंट डिफरेंस ही किया था सर, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई होप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप घर पे उसका एक बार रिवीजन भी कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ लेक्चर टू लेक्चर आना, यहाँ पे आपको लेक्चर में तो सब समझेगा, लेकिन लेक्चर से पहले मतलब जो हो चुका है उसका रिवीजन करना ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए। तो प्लीज रिवीजन करते रहिए और चीजों को ना सॉर्टेड और सिंपल करते रहिए, क्योंकि रिवीजन में बहुत ज्यादा ताकत है बेटा। एक बार पढ़ के आओगे तो दिक्कत नहीं होगी। एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था। पब्लिक फाइनेंस में हमने यही समझा था कि पब्लिक फाइनेंस मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं। पब्लिक मींस गवर्नमेंट, ओके, और फाइनेंस मतलब फंड रेजिंग एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट जो हमारा मतलब देश जो चला रहा है, जो गवर्नमेंट है, वो पैसा कहाँ से लेके आ रहा है और पैसा कहाँ पे खर्चा कर रहा है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर कहाँ पे, वेरियस इस पे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर सो ऑन कहाँ पे खर्चा हो रहा है, ये सारी बातें हमको इस चैप्टर में सिखाई हुई है। हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ठीक है। डेफिनेशन हमने किया था फिंडले शिरास का। ये डेफिनेशन आई होप आप सबको याद रहेगा करके। नाउ पे अटेंशन बेटा, और मैं कुछ लिखने को चीजें दूंगा, आपको कंप्लीट करनी है। फिंडले सिरास का डेफिनेशन था, क्या था कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग, क्या राजा बोलो तो, द स्पेंडिंग एंड राइजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटी। स्पेंडिंग एंड राइजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी, तो ये वाला एक सिंपल सा पॉइंट था। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़े थे, और ये डिफरेंस को हेडर्स के साथ अगर लर्न करना हो तो लेक्चर से पहले 10-15 मिनट एक बार उसे रिवाइज कीजिए, रिमेंबर कीजिए। वासन चिंतन मनन, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। सो ये चीज आप करना। और अब हम जाते हैं, ये हमने पूरा पॉइंट देखा था। आज हमारा एक नया पॉइंट है, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट खर्चा किस पे करती है। ये मैं आपको शांति से एकदम मस्त समझाऊंगा। आप लोग समझने के मूड में रहना पहले तो, और मुझे अटेंडेंस सबका चाहिए। फटाफट से हाय हेलो मैसेज कर दो, ताकि फिर मैं अटेंडेंस ले पाऊँ। ओके, यस, चलो ध्यान दो भी यहाँ पे अटेंशन। ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनेंस का मतलब ही यही था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ खर्चा करेगी, और वो खर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे लाएंगे। कहां से आएंगे वो हम देखने ही वाले हैं। लेकिन पहले खर्चा क्या है ये तो समझ ले, कि पहले खर्चा होना कहाँ पे है सर। और हमने देखा था कि प्राइवेट वाले पहले इनकम देखते फिर खर्चा देखते, गवर्नमेंट देख लेती भाई खर्चा कहाँ पे करनी है। इस माइंडसेट से पढ़ो तो पहले खर्चा आपको समझेगा। फिर अच्छा टैक्स बढ़ाना है, कम पड़ रहा है, चलो बढ़ाओ टैक्स, आ जाएगा रेवेन्यू। तो व्हाट इज एक्सपेंडिचर और ये क्या है, एकदम आराम से हर एक पॉइंट को देखना, पहले समझने पे फोकस करना। अपने आप चीजें, वो प्रोसेस है वो अपने आप लर्न हो जाएगा तुमको, और लिखते भी आएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है जरा देखो। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर, वो वाला खर्चा है विच इंकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। वाह सर क्या बात है, क्या बोला है उन्होंने। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इंकर्ड, जो जिन्होंने कि किया, किसने ये खर्चा किया हुआ है, बोले पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा पब्लिक अथॉरिटी, वेदर वो सेंट्रल हो सकता है मोदी जी, वेदर वो स्टेट हो सकता है महाराष्ट्र का, ठीक है, शिंदे फडणवीस, और आप देख लो अजित पवार जी का, वेदर वो लोकल हो सकता है नासिक महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका। तो ये कहा जा रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। कितना सिंपल है सर, और ब्रैकेट में लिख दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल अथॉरिटी सबके द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी में सब आ जाता है। नाउ किस लिए खर्चा करते हैं, इंकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स, फॉर सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स एंड प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। जैसे हम एनएमसी देखे, ठीक है, जैसे नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, तो रोड अच्छे है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, है ना, पानी टाइम पे आता है कि नहीं। अब इसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ देयर सोसाइटी और सेटिस्फाइंग द कलेक्टिव नीड ऑफ फॉर प्रमोट कलेक्टिव नीड एंड प्रमोटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, इन सब के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन में पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आ सकती है, और लर्न नहीं करना है, समझना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन, फॉर सेटिस्फाइंग द नीड, सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड एंड क्या, प्रमोटिंग देयर वेलफेयर, जो भी। तो ये चीज को हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। पहला पैराग्राफ डन। एवरीवन यस और नो, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। नाउ सेकंड, till 20th century the majority of the government had adopted policy of laissez-faire,
मतलब भाई यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला सीन था। देखो, अंडर दिस पॉलिसी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट वर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑब्लिगेटरी फंक्शन। मतलब ये देखना, लेजिस फेयर मतलब क्या, ऑब्लिगेटरी फंक्शन की बात करते थे। ऑब्लिगेटरी समझ में आ रहा है, कल हमने पढ़ा था कि हमारे सेना पे उन्होंने खर्चा किया, है ना, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ योर सिटीजन फ्रॉम अटैक ऑफ एनिमी। तो ये सब मेन फंक्शन था, ऑब्लिगेटरी था। एजुकेशन बोले ऑप्शनल है, हमने देखा कल। हेल्थ ऑप्शनल है। तो 20वीं सदी तक ये वो कह रहे हैं कि लेजिस फेयर पॉलिसी अपना रहे थे। अंडर दिस पॉलिसी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड, कहां तक रेस्ट्रिक्टेड थे, ऑब्लिगेटरी बोले जो कंपल्सन है वही करो, ऑप्शनल तो ऑप्शनल है, काय को करने का, ऐसे था। तो खर्चा भी कम होगा उस वक्त, देखना। बट ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट लेकिन द मॉडर्न गवर्नमेंट, आजकल की जो गवर्नमेंट है, नॉट ओनली परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी फंक्शन, वो तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन परफॉर्म करता ही है, नॉट ओनली परफॉर्म ऑब्लिगेटरी फंक्शन सच एज डिफेंस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो करना ही है, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। बट ऑल्सो, देखो स्टेटमेंट नॉट ओनली बट ऑल्सो का है, नॉट ओनली ऑन दिस बट ऑल्सो परफॉर्म ऑप्शनल फंक्शन, जैसे promoting social and economic development of their countries. Therefore, study of public expenditure is very important part of the study of क्या, public finance। तो इसलिए हमें public expenditure पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे उन्होंने इधर इतना पार्ट कंप्लीट किया है। मैं आपको वापस एक बार समझाऊंगा दोस्तों। क्या कहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन, फॉर सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड एंड प्रमोटिंग क्या बेटा, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। पहला पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ, आई होप तुमको ये समझा। दूसरा पैराग्राफ क्या कहा इन्होंने, उन्होंने ये कहा कि 20वीं सदी तक, टिल 20th सेंचुरी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लेजिस फेयर मतलब सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन पे ध्यान दे रही थी। लेकिन अब जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो ऑब्लिगेटरी तो करती है, उस पे तो खर्चा करती है, लेकिन जो ऑप्शनल है उसको भी वो अच्छे खासे तरह पे ध्यान दे रहे हैं। और उसको भी वो हेल्थ पे भी, देखो हेल्थ कार्ड आए अभी, है ना। तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा बेटा, बढ़ने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप तुमको क्लियर है एवरीवन, यस और नो, यहां तक चीजें एकदम डन है, यस सर। चलो नाउ पे अटेंशन, आगे जाते हैं। अब इन्होंने कहा है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिस पे आपको शॉर्ट नोट्स आता है। क्लासिफिकेशन कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, पता है, 4। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहां पे 2 है, एक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये रहा, एक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये देखो इधर 4 पॉइंट पढ़ने हैं। अगर आपको सवाल आएगा, और एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहो बेटा, कोई आगे का सोचना नहीं है, कोई बाकी सब्जेक्ट के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ अब चलेगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी सिर्फ एक ही सवाल, कौन सा सवाल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को तुम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हो एवरीवन। तो पे अटेंशन हियर। मैसेज किया गया, मुझे देखने दो। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे करके। ओके चलो, ध्यान दो भी यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, नोटबुक में लिख लो, चलो हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फटाफट से लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। हेडर लिख लो नोटबुक में, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और लाइव लेक्चर करते वक्त एक रूल याद रखो, अगर तुम्हें लगता है कि सर थोड़ा कंसंट्रेशन का इश्यू आता है, तो नोटबुक निकालो, पेन निकालो और लिखते जाओ, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन सही रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी करके। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, देखो बेटा, different economists have classified public expenditure on different basis. We shall now study some of the important classification of public expenditure। अरे हजारों क्लासिफिकेशन रह गए, अलग अलग बंदे ने अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया है, लेकिन हमको तो कुछ लेना देना नहीं, हम 4 बातें भी देखेंगे। तो आपको इतना लिखना नहीं, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, लर्न भी नहीं करना है। लेकिन हम जो देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। किसका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बोलो बेटा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का। इसका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसका, पब्लिक का, ठीक है। अब अगेन समझो अपने आप चीजें, तुमको एकदम ध्यान में भी नहीं आएगा कब तुम्हारा लर्न हो गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विस। ये पहला पॉइंट तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आनी चाहिए, और मेरे साथ लर्न करना। देखो मैं लिखवाऊंगा भी आपसे, आपने हेडर डाल दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ क्या,
पब्लिक एक्सपेंडिचर, पहला क्लासिफिकेशन ये हेडर लिख दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बाद में आप कंप्लीट करना, सिर्फ हेडर लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लिखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज इंकर्ड, इंकर्ड मतलब ये यहाँ पे खर्चा करते हैं, फॉर व्हाट, क्यों ये खर्चा करते हैं? फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शन, डेली रेगुलर ना। मैं आपको एक बात बताऊं, अकाउंट में मैंने पढ़ाया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, पहले वो बताओ सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कभी तो हम खर्चा, रिकरिंग नहीं, वो बार बार नहीं होता। जैसे कि सर मैं क्लासेस में मैंने बेंचेस लिए, अब मैंने जो बेंचेस पे खर्चा किया 2 लाख 3 लाख, ये कौन सा खर्चा तो है, दोनों ही एक्सपेंडिचर। हम पढ़ क्या रहे सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल, दोनों ही एक्सपेंडिचर है, बट क्लासिफाई कैसे किया, बेंचेस में एक ही बार लूंगा, मतलब 10-15 साल तक तो चल जाएंगे। तो ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। और जो डेली रूटीन है ना, मैं मतलब मंथली सैलरी पे ही कर रहा हूं, मेरे स्टेशनरी लगी रहा है, ये जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर है, डे टू डे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज को जो खर्चा लगता है, उसे कौन सा खर्चा कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझा क्या बेटा? और जो बड़े बड़े आएगा कैपिटल में आएगा, ब्रिज वगैरह वगैरह, वो सारे बताऊंगा मैं, लेकिन आपको पॉइंट ऑफ बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या दिमाग में? बोलो यस और नो, यस सर करके। और आराम से पढ़ाई होती है बेटा, बिल्कुल आराम से होती है, सिर्फ ध्यान यहाँ पे दो। अटेंडेंस 100% रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और रिकॉर्डेड बाद में देख रहे हो तो फिर स्पीड पे मत देखो, कुछ बच्चे 2 की स्पीड में खत्म कर देते हैं। भाई तुम्हारा क्या मतलब ऐसे कोई टारगेट है क्या कि लेक्चर खत्म करना है? भाई तेरे को समझने के लिए लेक्चर कर रहा है, तो समझे, भले नॉर्मल स्पीड पे देख लेकिन लिख लो। कोई लाइव वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो स्पीड थोड़ी ना बढ़ा रहे, बाद में देखने वालों के लिए मैसेज था। चलो बाकी हो तो आ जाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या एवरीबॉडी क्लियर? क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंकर्ड फॉर कैरिंग आउट व्हाट, डे टू डे फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज। नाउ पहला दूसरा पॉइंट में लिखूंगा, इट इंकर्ड रेगुलरली। वाह सर, ये पॉइंट हो गया दूसरा, इतना ही लिखू? हाँ, इंकर्ड रेगुलरली लिख ले। फॉर एग्जाम्पल, और तीसरा पॉइंट लिखोगे एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट लिखोगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, administration cost of the government, salary, allowances and pension of government employee, medical and public health service etc are example of क्या? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 3 पॉइंट आएंगे क्या आपको? बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज इंकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बहुत छोटा सा लेकिन पॉइंट है, इट इंकर्ड रेगुलरली। पॉइंट नंबर 2 डन। पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, सैलरीज, अलाउंसेज, पेंशन, ये जो रेगुलर बेसिस पे देना ही पड़ता है, इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 पॉइंट में लिखना है, तीनों पॉइंट आपके नोटबुक में मुझे चाहिए लिखे हुए, अभी नहीं, पहले तो समझ लो, लेकिन जैसे ही सेशन होता है आपने हेडर दिए उतने 3 4 5 लाइन छोड़ दो और आगे का हेडर आप दोगे, नहीं तो आप नॉर्मली लिखो, बाद में लिख लेना जैसे आपको, लेकिन लिखना जरूर है दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि मार्क्स बढ़े सर, हमारा एकदम सही ढंग से स्कोर हो जाए, अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, लिख लिख के करो। अंडरस्टैंडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, खत्म, लर्निंग अपने आप हो ही जाएगा। नाउ सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू हमने पढ़ लिया, अब हम कैपिटल पढ़ेंगे। What is capital expenditure, sir? Capital expenditure of the government is expenditure for progress and development of the country. पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। Capital expenditure of the government is expenditure for the progress and what development of country. बोलो बेटा, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस एंड क्या? डेवलपमेंट। Capital expenditure of the government is expenditure for the progress and development of क्या? Country. फॉर एग्जाम्पल, दूसरा डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लोन ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी को जो लोन देते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन। बस सर क्या बताओ आपको, यहाँ पे ना आपको एक सवाल पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। सवाल क्या होता है पता है? कि लोन ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, या तो लोन ग्रांटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज, या तो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन। देखो मैंने क्या बोला, लोन ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, लोन ग्रांटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, या रीपेमेंट ऑफ लोन। ये एग्जांपल वापस एक बार हो गया, लेकिन पूछा जाता है, ये सिर्फ वर्ड देंगे आपको और बताएंगे बताओ ये कौन सा खर्चा है। तुम बोलोगे यार ये क्या खर्चा है, लोन देना वगैरह, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा। कौन सा एक्सपेंडिचर है बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आगे तुम CSEE करना, CA करना, मतलब अगर जो न्यू न्यू सिलेबस के हिसाब से जो चीजें आई है,
तो ये आपको पूछते ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल। एग्जांपल याद रखना, खत्म हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो क्या हो रहा है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए किया जा रहा है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एग्जांपल आपने दे दिया, लोन टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोन टू द गवर्नमेंट कंपनी, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के उदाहरण है। क्या आपको ये समझा? क्या एवरीबॉडी बोलो यस और नो, हाँ या ना? ओके मालिक, देखो बहुत सही ढंग से करना अपने को। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बार बार से रिपीट करो और लिखते जाओ नोटबुक में, और आप कहीं पे इधर उधर घूम के लेक्चर बिल्कुल नहीं करना बेटा। डिसिप्लिन को फॉलो करो, एक जगह जहां बैठते हो वहीं पे बैठ के लेक्चर करना है, ठीक है? बाकी तो आपकी मर्जी, आप उतने तो होशियार हो कि आपको समझता अपना सही क्या और गलत क्या। तीसरा क्लासिफिकेशन है बेटा, दैट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब हम कहां पे आ रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नाउ पहला पॉइंट, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर। पहला पॉइंट ये लिखना, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव इन नेचर है। कौन सा है, प्रोडक्टिव इन नेचर, मतलब इससे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ही हो रहा है ना सर, अच्छा है, प्रोडक्टिव चीज हो रही है। द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट, दूसरा पॉइंट, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा खर्चा जो करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऐसा खर्चा कोई मशीनरी ला दी तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है? प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे प्राइस स्टेबल हुई, नोन एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा, द एक्सपेंडिचर जो होने से क्या क्या चीजें हो रही है, आपका इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, पॉइंट वन, ठीक है ना, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्राइस स्टेबल हो रहा है, इसे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। कौन सा एक्सपेंडिचर कहेंगे बेटा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल याद रखना कि आपने हॉस्पिटल्स बना दिए, है ना, हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स बनाए, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये सारी बातें, एजुकेशन पे खर्चा करना, हेल्थ पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, रोजगार बढ़ने वाला है, प्राइस स्टेबल रहेगा, प्रोडक्शन जनरेट होगा। तो ऐसा खर्चा जो प्रोडक्टिव नेचर है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिखना, हो गया तुम्हारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, खत्म। 4 मार्क्स के लिए सवाल आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर 4 है, रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, जो भी हमने देखा, और इसका तीसरा पॉइंट एग्जांपल था बेटा। 3-3 पॉइंट पे अपने को पॉइंट वाइज आंसर लिखे हुए होने चाहिए। आपके सबके नोटबुक में चेक करने वाला हूं मैं। हेडर लिखने के बाद मुझे पैराग्राफ नहीं, मुझे पॉइंट है, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ोगे। आई रिपीट सर, जैसे मैं लिखूंगा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, भाई लिख के तो देखो तो समझेगा। तो पहला पॉइंट लिखना, इट इज प्रोडक्टिव इन नेचर, एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिखना कि इससे क्या होता है, जनरेट इंप्लॉयमेंट, इंक्रीज प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी, इट इज नॉन एज डेवलपमेंट। और एक लाइन छोड़ के फिर तीसरा लिखना, एग्जाम्पल। फिर आप अपने हैंडराइटिंग में उसे पढ़ के देखना, फिर आप देखना अलग से कुछ तो चमत्कार हो गया, आपको अचानक चीजें याद रहने लगी, अचानक पेपर में लिखते आई। तो ये सब पॉइंट है, तो प्लीज देखना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। चौथा एंड लास्ट पॉइंट अपने आंसर का, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। On the other hand, that government expenditure which does not yield any direct productive impact on the country, it is called non-development expenditure। ये अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, ये पहला पॉइंट हो गया। मैं एग्जांपल बता दूं फिर मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वॉर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, दिस आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर। सर अब जो कहीं पे युद्ध हो, ठीक है, तो ये युद्ध हुआ तो इसमें क्या हो रहा है सर, ये क्या डेवलपमेंटल है? नहीं सर, कोई अपने अपने ईगो के लिए, कुछ चीजों के लिए अब लड़ रहे हैं, लोगों के घर तोड़ रहे हैं, होटल, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री सब बर्बाद कर रहे हैं। खर्चा तो हो ही रहा है युद्ध में, लेकिन क्या ये डेवलपमेंटल? आंसर इज नो, इट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सर। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो है तो गवर्नमेंट करती तो है, दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ईल्ड मतलब कोई रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव इंपैक्ट ऑन द कंट्री। ऐसा खर्चा जिसको करने से कंट्री पे कोई डायरेक्ट प्रोडक्टिव चीज, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसको हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। एंड दैट्स ऑल। हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आज के दिन का जो खत्म हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं भले आप लाइव कर रहे हो, लेकिन दोस्तों इसमें भी आप समझ के चीजें कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सर बस करने के लिए किया। हर एक पॉइंट अगर मैं आपको लिखूं, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या हमने किया, तो नोट्स इसका बनाइए। हमने जब देखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बेटा, एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो 4 क्लासिफिकेशन आए सर। पहला क्या पॉइंट था आपका, पहला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा आपका पॉइंट था, क्या पॉइंट था बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा आप पॉइंट लिखो, क्या पॉइंट लिखोगे बेटा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर।
और चौथा आप पॉइंट लिखो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। खत्म। ये 4 पॉइंट आप चार्ट बनाओगे, पहले क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर, इतना जो आप नोट्स भी आपको ना चार्ट बनाना है बाद में। और इस चार्ट में आपने देखा कि क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इतना लिखा तो भी इनफ है। समझ में आ रहा है मालिक? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। तो अपने एक पेज का तो ये वाला टारगेट खत्म हुआ। डू यू नो में रेवेन्यू ट्रेंड्स इन एक्सपेंडिचर इन इंडिया, देखो हर साल कितना कितना खर्चा हुआ। जब 1991 की बात करेंगे, वन टाइम रीडिंग है, सिर्फ देखो ऑब्जर्व करो। ये 72,000, ये करोड़ में है अमाउंट, एक्सपेंडिचर इन करोड़ 72,317 करोड़। और 18-19 में देखो हर साल खर्चा बढ़ ही रहा है, ऐसा कोई लग रहा नहीं कि खर्चा कम हो। 17,29,682 की बात चल रही। कहां से चालू हुआ था? हजारों से। कहां पे खर्चा है? लाखों में। ठीक है कि आपका ट्रिमेंडस ग्रोथ है इन टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक ओवर अ पीरियड। ये तो आपने डेटा देखा। ये डाटा में आपको क्या दिया है कि आपको बताया हुआ है कि कैसे इस आने वाले कुछ सालों में 1991-92 से लेकर 18-19 20-30 सालों में कैसे खर्चा बढ़ा है। तो ये खर्चा क्या है? मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो हुआ है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा? रीजन। रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बेटा, 8 मार्क्स के लिए सवाल आता है ये। मैं बताता हूँ, एक बार तो इन्हें बताया था एग्जाम में, एज इट इज भी आ जाता है ये क्वेश्चन, और आ भी गया है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। व्हाट आर द रीजन फॉर ग्रोथ, और इसी अटेम्प्ट में आया था शायद से, व्हाट आर द रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। लेकिन ये सवाल कहाँ से आया, कैसे आया, तुमको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? एक मिनट से तो देखने दो कितने बच्चे भी आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करना है इसे। रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ क्या बेटा? पब्लिक एक्सपेंडिचर। कि क्या कारण है, किसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और इसके ऑलमोस्ट 8 रीजन है इसके। ये 8 रीजन तुम पढ़ लोगे तो खत्म। और तुमको ये 8वां रीजन बताओ कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को समझना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा। अभी तुमको हेडर लर्न करने होंगे। मैंने कहा 8 हेडर है, कितने? 8। 8 में से 8वें हेडर पे मैं सीधा आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट। मुझे बताओ, कोविड आया, क्या डिजास्टर था? यस सर। कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, तो ये जो नेचुरल मैन मेड जो भी कैलामिटीज है, इसकी वजह से क्या गवर्नमेंट पे लोड बढ़ता है कि नहीं, खर्चा बढ़ता है कि नहीं? हाँ सर। अब कोविड में गवर्नमेंट ने एक योजना लाई जिसमें बहुत सारे लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। कहीं पे भूकंप आ गया तो उधर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। बहुत सिंपल है, आप सिर्फ ध्यान दो बॉस, आपको लगेगा यार ये चैप्टर क्या मजा है, मतलब मक्खन, ये चैप्टर की वजह से ऐसे मार्क्स बढ़ गए। मैं जरूरी ना सीक्वेंस में लिखे, पहले देखो कि आपको भी मैं ये जताना चाहता हूं, क्वेश्चन याद रखो, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और आपको 8 पॉइंट है, 8वां पॉइंट बता रहा हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट। मेनी नेचुरल एंड man-made calamities like earthquake, फ्लड, साइक्लोन, सोशल अनरेस्ट। जैसे मैन मेड में आ गया क्या? सोशल अनरेस्ट। नेचुरल में आ गया ये फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक। तो मेनी नेचुरल एज वेल एज मैन मेड कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सोशल अनरेस्ट, मतलब दंगे वगैरह होना एक्सेट्रा, आर ओकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मोर फ्रिक्वेंटली हो रहा है। The government has spent huge amount for the disaster management, which increased total expenditure। और गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ओके, मॉडर्न गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, हिंस देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको बाद में लिखना ही है कि मॉडर्न गवर्नमेंट सारी चीजों पे काम करी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा। लेकिन 8 पॉइंट में हमें आंसर लर्न करना है। वन ऑफ द पॉइंट है 8 में डिजास्टर मैनेजमेंट, कि मोर फ्रिक्वेंटली मैन मेड और नेचुरल कैलामिटीज बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को इसे डिजास्टर मैनेजमेंट से हैंडल करना है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ह्यूज अमाउंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट विच इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ हो गया इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या ये पॉइंट समझा क्या सबको? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। डन बेटा, कितना आराम से समझ रहा है? डिसिप्लिन है तो सब चीज है, नहीं है तो ऑफलाइन में मैं इससे आगे क्या ही बताता, मैं ऐसे ही बताता। और ऑफलाइन में तो भी थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। यहाँ पे तो टू द पॉइंट भाई, पढ़ना है, सीधा बैठो, चीजें कंप्लीट करो और डन, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट चीज है, जो करने वाला उसको तो बहुत परफेक्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द रीजन। नाउ फिर आपको मैं रिवर्स ही लेके जाता हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखना, सब पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड टू इंक्रीज इन, जैसे जैसे इंडस्ट्री को हम बढ़ाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, employment and overall growth in the economy. Hence, the government make huge efforts for implementing various scheme and program for the industrial development. तुमको मुद्रा योजना पता ही होगा, है ना, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर को क्या करते हैं, लोन देते हैं। अब पैसा देना मतलब खर्चा हुआ कि नहीं गवर्नमेंट का। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बढ़ेगा। इसीलिए हिंस द गवर्नमेंट मेक ह्यूज एफर्ट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम, अलग अलग स्कीम ला रही है वो, एंड प्रोग्राम्स ला रही है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका कारण है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। सर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 8 पॉइंट करने हैं, 2 पॉइंट हमने किए, एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पॉइंट और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, इंप्लॉयमेंट जनरेट करने में, एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट को कुछ स्कीम एंड प्रोग्राम्स को रन करना है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया। 2 पॉइंट समझेगा मालिक, बोले यस और नो। हर एक पॉइंट आपको लिखते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर क्या बेटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है। अब देखो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन का मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप समझना। 1 मिनट। यस, अब इन्फ्लेशन का क्या चीज है पता है। उन्होंने कहा भाई सर अभी अभी आपने देखा 1991 92 ऐसे कुछ तो आपने डेटा देखा, बोले यहां पे अगर गवर्नमेंट का 50,000 खर्चा हो रहा था, तो सर 50,000 करोड़, तो 2018-19 में सर आपने देखा कुछ तो गवर्नमेंट का 19,27,000, मतलब ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, मतलब लाखों में खर्चा हुआ। ऐसे क्यों सर? तो फिर मैं इसका उदाहरण, मतलब इन्फ्लेशन से कैसे कनेक्टेड है पहले समझना। तो सर आप देखना कि इंडिविजुअल, ये एक व्यक्ति है, ये अगर 1990 में जमीन लेता ना, तो जमीन शायद मिल जाती उसे 1 लाख में। कितने में? 1 लाख में। यही व्यक्ति अगर 2018 में जमीन खरीदेगा, जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, कॉलेज वॉलेज आ गया आजू बाजू, बहुत डेवलप्ड एरिया हो गया, तो वो जो उसे 1990 में 1 लाख में जमीन मिल रही थी, इस व्यक्ति को, अब आप बोलोगे भाव बढ़ गए, ये जमीन अब 2 करोड़ में मिल रही है। क्यों सर? इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। तो जैसे एक आम इंसान को इन्फ्लेशन का फटका बैठता है, जो वो 1 लाख में चीजें खरीद रहा था वो 2 करोड़ में मिल रही है। हाँ सर, कुछ कुछ जगह मुंबई जैसे कुछ एरिया में इतना ड्रास्टिकली क्या हो गया है सर, भाव बढ़ गया चीजों का, 2 करोड़ में चीज मिल रहा है। तो जैसे एक इंसान को पहले 1 लाख खर्चा करना पड़ रहा था, अब 2 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ के दिख रहा है। वैसे ही इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट पे भी इंपैक्ट होता है, भाव बढ़ने का गवर्नमेंट पे भी इंपैक्ट होता है। देखो अब मैं इन्फ्लेशन वाला पॉइंट तुमको पढ़ाता हूं। अब देखो, जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे आम इंसान को, प्राइवेट इंडिविजुअल को इन्फ्लेशन का फटका बैठता है, जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जैसे आम इंसान को मार्केट से गुड्स खरीदने पड़ते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना पड़ता है फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। नॉर्मली प्राइस शोज राइजिंग ट्रेंड और यूजुअली प्राइस बढ़ा हुआ है, एंड ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट हैज टू इंकर इंक्रीजिंग कॉस्ट, एंड दैट्स ऑल। तुम्हारा पॉइंट और एक्सप्लेनेशन दोनों खत्म। इन्फ्लेशन के पॉइंट में आप क्या लिखोगे बेटा? जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। और जैसे प्राइस, यूजुअली हमने देखा है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए इंक्रीजिंग प्राइस की वजह से गवर्नमेंट को जो पहले 1 लाख में चीज मिल रही थी, सपोज वो 2 करोड़ में मिल रही है, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए बेटा। बोले एवरीबॉडी यस और नो? क्या तुम्हारे दिमाग में ये तीनों पॉइंट गए क्या अब तक? हम क्वेश्चन का पढ़ रहे हैं, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मेमोरी टेक्निक करेंगे, देखो बाद में जाते हैं, पहले समझ लो। समझ लिया तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया बेटा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की वजह से तुम्हारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने देखा कि अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम रन करने पड़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने देखा, नेचुरल एंड मैनमेड कैलेमिटीज आ रही है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है करके, है ना, और गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है। तो 3 पॉइंट समझ लिया, बाद में देखेंगे मेमोरी टेक्निक। अब हम आते हैं स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। आप बोलोगे सर डेमोक्रेसी की वजह से कैसे ये पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया? बीच में ये मुद्दे आए भी थे दोस्तों, कि ये कहा जाता है कि इंडिया में ना बहुत इलेक्शन होते हैं,
कभी सेंट्रल इलेक्शन हो गया तो अलग अलग राज्यों के इलेक्शन होते हैं, और अलग अलग राज्यों के इलेक्शन होते हैं तो उतना खर्चा करना पड़ता है, हर इलेक्शन पे करोड़ों का खर्चा होता है। तो देखो अभी, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। पहला पॉइंट तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बात की है। मेन हेडर था स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। स्प्रेड मतलब जैसे जैसे डेमोक्रेसी स्प्रेड हो रही है वैसे वैसे बोले पब्लिक फाइनेंस खर्चा बढ़ रहा है। पहला पॉइंट क्या लिखा, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। ठीक है सर। दूसरा, a democratic form of government is expensive due to regular election and other such activity। इसीलिए पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। बोले जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है बेटा? ड्यू टू रेगुलर इलेक्शन एंड अदर एक्टिविटीज। उन्हें बहुत सारा काम वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारे सोशल इवेंट लेने पड़ते हैं सपोज। दिस रिजल्ट इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट। और तीसरा पॉइंट आप वही फेंक रहे हो कि इसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी बोलो क्या बेटा? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। एक बार ये पॉइंट समझा ना, बाद में आप हेडर भी लिखोगे तो भी अपने मन से आपको लिखते ही आएगा कि मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड में डेमोक्रेसी स्प्रेड हो रही है और ड्यू टू दिस आपका डेमोक्रेसी, जहां पे डेमोक्रेसी वहां पे बार बार इलेक्शन होते हैं, अदर एक्टिविटीज होती तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो 4 पॉइंट आपके डन हुए। बताओ क्या रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? अभी क्या पढ़ा? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। ये सब पॉइंट आपको लिखते जाना है, आप बैठो मत। आपने क्या करना चाहिए था, आगे जाके मिस्टेक मत करो। अगर अभी किया है तो आपने क्या करना चाहिए था, जैसे मैंने बोला ना, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे बेटा, आपने लिख लेना चाहिए था रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक फाइनेंस आपके नोटबुक में। फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपके माइंड को आपको इस लेक्चर पे अटैच रखना है, क्योंकि आप मोबाइल सबसे बड़े डेंजरस गैजेट पे बैठे हुए हो। कोई लैपटॉप पे कर रहा होगा बात अलग है, तो आपका मोबाइल में जैसे, क्योंकि नेट तो ऑन ही रहेगा, लाइव सेशन कर रहे, कोई रिकॉर्डेड भी कर रहा है तो भी नेट ऑन रहेगा, तो नोटिफिकेशन आए इंस्टाग्राम पे, भाई उस पे इग्नोर करने की ताकत तुम में चाहिए। नहीं तो सर चल रहा है सर का डिस्कशन, चलो इंस्टा पे हाय हेलो आया, अभी गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, बोले बाबू उठ गया क्या? बाबू बोल रहे हाँ लेक्चर कर रहा हूँ। कोई रात को देख रहा होगा। तो ये जिंदगी में देखो, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मालिक। तुम लिखो, बाकी सब बांट में गया, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और खुद कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई दूसरा बचाने आएगा नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। खुद की जिंदगी खुद को बदलनी मालिक। इन्फ्लेशन हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया मालिक बताओ मेरे को? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, डेमोक्रेसी, और क्या था लास्ट पॉइंट? डिजास्टर मैनेजमेंट। 3 पॉइंट बचे, तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन खत्म है ना। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, सॉरी इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। ये देखो बेटा, ये एक रीजन है, क्योंकि आप देखो आजकल आप न्यूज देख रहे हो कि इस कंट्री ने इस पे वॉर छेड़ दिया, इधर बहुत सारा अटैक हो गया। अब इतनी सारी चीजें अगर चल रही है तो सीन ऐसे कि हर गवर्नमेंट को, हर देश को अपना डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कल जाके ऐसा ना हो कि न्यूज आए कि इंडिया पे किसी ने अटैक किया, अपना डिफेंस स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, इन मॉडर्न टाइम डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग इवन इन द पीस। भले शांति है, इवन इन द पीस टाइम, ड्यू टू अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप सर, न्यूज चैनल चालू करो, तुमको समझेगा कि इसराइल का और इसका वॉर हो गया है ना, इधर यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया। तो ये जो अनस्टेबल इन्वायरमेंट दिख रहा है, तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा अपने डिफेंस पे खर्चा, बजट को स्ट्रॉन्ग करना ही है। और ये वन ऑफ द रीजन है कि आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर in the modern time, defense expenditure of the government increasing even in the peace time। why? due to unstable and hostile, जो भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, ये अंडरलाइन करना, ड्यू टू। डन हो गया बेटा? चलो आगे कुछ पॉइंट बताए। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, और ये रीजन है, देखो आप लॉजिकली समझते जाओ क्या इसका इंपैक्ट हो रहा है कि नहीं। यस, स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या? गांव से लोग शहर में जा रहे हैं, इसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। गांव खेड़ों से लोग शहर में जा रहे हैं, दैट इज स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब गांव छोड़ के शहर में जाना, अर्बनाइजेशन इज ग्लोबल फिनोमेना ऑफ द डे। लोगों को गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। गांव से अच्छी जिंदगी तो वैसे कहीं है नहीं, लेकिन गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो लोग जॉब के सर्च में कहां पे स्प्रेड हो रहे हैं? अर्बन एरियाज में। और एक ग्लोबल फिनोमेना, इंडिया की बात नहीं, हर जगह वैसे ही हो रहा है। दिस लीड टू इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई, रोड, एनर्जी, स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटाइजेशन। ये सब खर्चा बढ़ जाता है कि नहीं? मतलब आप देखो यार, मुंबई जैसे सिटी में आप देखो कि कितने लोग भरे पड़े हैं। तो जितने ज्यादा लोग हो गए उतना उस लोकल गवर्नमेंट को, देखो पहले एक पानी की टंकी थी उस एरिया में,
वो 10,000 लोगों के पानी पीने की प्यास को बुझाती थी, उतना पानी स्टोर किया जाता था। अब वहां पे 10,000 नहीं 1 लाख लोग आ गए, तो और बड़ा पानी का टंकी बनाना पड़ा, और रोड और घर। तो ये क्या हो रहा है, इससे ग्रोइंग अर्बनाइजेशन की वजह से आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। सिंपल सा पॉइंट है बेटा, स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज द ग्लोबल फिनोमेना ऑफ द डे, दिस लीड टू इंक्रीज इन द क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे वाटर सप्लाई, रोड, एनर्जी वगैरह वगैरह। तो आपको एकदम सिंपल तरीके से इसे रखो। एवरीवन डन हो रहा है, यहां तक समझ रहा है बेटा? यस और नो? यस करके चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पॉइंट करेंगे और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन अटेंडेंस लेंगे और आज के दिन में इतना ही करेंगे। कोई ज्यादा हमारा ये पर्पस नहीं कि ऑनलाइन अगर ले रहे तो फिर सिलेबस खत्म करना ही कभी मोटो है ही नहीं। आप अगर शांति से पढ़ोगे आपको समझना चाहिए और उतना रिवीजन करो और इस चैप्टर को मेरे साथ खत्म करो। समझ में आ रहा है? नाउ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन हुआ, फिर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो एकदम सिंपल है बेटा, लोग बढ़ रहे हैं तो खर्चा भी बढ़ेगा। Population in developing countries like India is increasing fast. In 2011 census, it was 121 crore. आज तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। As a result, the government has incurred greater expenditure to fulfill the need of the increasing population. ये बहुत पॉइंट है, जैसे आप लिखोगे आपको आंसर अपने मन से भी लिखते आ जाएगा कि रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेजिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। व्हाई? क्योंकि जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, आप यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात लिख सकते हो, उतना ही तुम्हारा मतलब जितने पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा करके। एंड लास्ट और अपना फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और फिर मैं आपको लर्न भी करवा के दूंगा सारे पॉइंट, आप लिखते रहो। As mentioned earlier, modern government perform many functions for the social and economic development of the country. लाइन तो अपने आप समझ में आ गया कि जैसे हमने फिलहाल डिस्कस किया कि पुरानी गवर्नमेंट सिर्फ कंपलसरी काम करती थी, है ना, ऑब्लिगेटरी फंक्शन करती थी। मॉडर्न गवर्नमेंट नॉट ओनली ऑब्लिगेटरी बट ऑल्सो ऑप्शनल, सोशल इकोनॉमिकल सारे काम करती है। तो एक्टिविटीज बढ़ गई कि नहीं? यस। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इसके लिए सारे बहुत सारे एक्टिविटीज करती है। दिस फंक्शन इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, देखो ये ऑप्शनल है। पब्लिक हेल्थ ऑप्शनल है, इसमें भी वो काम कर रही है। पब्लिक वर्क, पब्लिक रिक्रिएशन, सोशल वेलफेयर स्कीम एक्सेट्रा, ऐसे हजारों कामों पे गवर्नमेंट अब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही है। और जहां पे ये काम होगा एक्सेट्रा, इट इज ऑब्जर्व दैट न्यू फंक्शंस आर कंटिन्यूअसली बीइंग अंडरटेकन एंड ओल्ड फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। नए काम को लिया जा रहा है, पुराने को और अच्छी तरीके से किया जा रहा है on large scale by the government and this lead to increase in public expenditure। इसकी वजह से तुम्हारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एंड दैट्स ऑल मालिक। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था और आप देखो कितने लकी हो गए अगर आपने 8 मार्क्स के लिए अगर ये सवाल आया, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर मैं बताऊं टोटल 8 पॉइंट, अब मैं 8 के 8 पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूंगा। पहला मतलब मैं पॉइंट बताऊंगा, आप लिखो। पहला क्या था बेटा? इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। आप क्या बोलोगे अंदर के पॉइंट की? मॉडर्न गवर्नमेंट सर ऑब्लिगेटरी के साथ ऑप्शनल फंक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, और जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा फंक्शंस करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द एजुकेशन, फॉर द हेल्थ, वैसे उसका खर्चा बढ़ते जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा था बेटा? रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पहला पॉइंट इंक्रीज इन एक्टिविटी, दूसरा रैपिड इंक्रीज इन व्हाट बेटा? पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन बढ़ गया, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन एक्टिविटी। ओके। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, लिख लो। चौथा पॉइंट हमारा क्या था बेटा? चौथा पॉइंट था इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर। पांचवा पॉइंट क्या था बताओ? डिफेंस एक्सपेंडिचर के बाद डेमोक्रेसी, पांचवा पॉइंट देख लेंगे हम, डेमोक्रेसी। छठवा पॉइंट क्या था देखो जरा? छठवा पॉइंट है इन्फ्लेशन। सातवां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है सर। छठवा पॉइंट है इन्फ्लेशन। सातवां पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और आठवां पॉइंट क्या है बेटा? आठवां पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये रीजन फॉर ग्रोथ है इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। हैंडराइटिंग को छोड़ दो, भावनाओं को समझो, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट करना है, लिखना है करके। ठीक है, चलो।
तो आप बताओ, इंक्रीज इन मालिक क्या गवर्नमेंट एक्टिविटीज, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, अर्बनाइजेशन ग्रो हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो गया, डेमोक्रेसी जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा है वैसे खर्चा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का पॉइंट देखा कि लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट को भी चीजें खरीदनी पड़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना पड़ता है, तो इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट पे भी इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट को स्कीम्स एंड प्रोग्राम रन करने पड़ते हैं, इसलिए खर्चा बढ़ गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल, मैन मेड, ऐसे बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, फ्लड वगैरह, तो या फिर राइट्स वगैरह, मतलब हो गए ना, दंगे वगैरह हो गए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें गवर्नमेंट को डेफिनेटली खर्चा डिजास्टर मैनेजमेंट पे बढ़ता है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपको नोटबुक में लिखना है, इसकी मेमोरी टेक्निक बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले आप कंसेप्चुअली जाओ, बाद में एंड में देखेंगे मेमोरी टेक्निक क्या, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से कंसेप्चुअली जाना है। क्या यहाँ पे क्लियर है सब, एवरीबॉडी, यस और नो, क्या समझा? चलो अटेंडेंस टाइम आ गया, फटाफट जो लास्ट में प्रेजेंट है वो अपना अटेंडेंस दे, उनका रिकॉर्ड पे आ जाएगा। क्विकली आप लोगों को अभी से प्रेजेंट या यस सर दोनों में से कुछ भी टाइप करना है, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट का समय है, फटाफट से टाइप कीजिए ताकि अटेंडेंस आपका डन हो जाए। और हमने यहाँ तक कंप्लीट किया चैप्टर अपना, हार्ड 1 वीक में बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। चलो, तेजल इज प्रेजेंट, फटाफट से, फटाफट अटेंडेंस दो मुझे। ओके, फटाफट, तेजल, अमित, संस्कार, चैतन्य, सादिया, चैतन्य, दो बार क्या चैतन्य प्रेजेंट मिलता है, पीयूष, महक, और मेरे को लाइव नंबर दिखते हैं तो बाद में से प्रेजेंट के लिए मत आना, मेरे को समझ जाएगा जो लास्ट में सबका मैसेज आया तो क्या सीन है, और मुझे लिखा हुआ सबके नोटबुक में चेक करूंगा, तो ये खुद के लिए लिखना है। ओके, तो दैट्स ऑल। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। थैंक यू।